एक 15 मिनट शो के अंदर आप सभी के सामने आज एक टॉपिक का अपन खात्मा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, जिसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक हम यहाँ पर रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको उन छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको कवर करवाऊंगा मैं, जहां से सवाल 100% आता ही आता है। तो आइएगा अपन बेहतरीन तरीके से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाचन क्या होता है, तो देखिएगा दुनिया के अंदर जब भी कोई कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ने का जो गुण होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं बताओ, पाचन कहते हैं। तो जो सरल अणु होते हैं, जो आपके सामने सरल अणु के अंदर जो बदलने वाला गुण होता है उसे अपन पाचन कहते हैं बच्चों। तो जटिल अणुओं को ध्यान से सुनना बच्चों, जो आपके सामने जो जटिल अणु होते हैं, इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में जो तोड़ने का गुण होता है उसे ही अपन पाचन कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन किस में टूटेगा, तो ये प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल के अंदर, सिंप्लेक्स पार्टिकल में टूट गया अमीनो अम्ल के अंदर। जैसे कि अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फाइनली किस में टूटता है बताओ, तो ये ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज में टूटेगा तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। जो वसा होती है वो किस में टूटेगी, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये वसा टूटती है वसीय अम्ल में, और बताओ किस में टूटती है, ग्लिसरोल के अंदर टूट जाती है। वसीय अम्ल और बताओ किस में टूटती है, ग्लिसरोल के अंदर टूटती है। तो इस प्रकार ये जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है ये सिंप्लेक्स पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और इसे ही अपन क्या कहते हैं बताओ, पाचन कहा जाता है। अब पाचन के लिए पूरा एक सिस्टम काम करता है, और उस पाचन के लिए जब सिस्टम काम करता है तो उसके लिए हम पूरे पाचन तंत्र को दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं पहले बच्चों, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जिसे कहा जाता है आहार नाल। और आहार नाल की अपन बात करें बच्चों तो इसकी लंबाई 33 फीट या फिर 10 मीटर होती है, सबसे लंबा भाग होता है। और कुछ होती है पाचक ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां होती है, पाचक ग्रंथियां यहां पर होती है, जो आपको ध्यान रखना है पाचक ग्रंथियों के बारे में। अब देखिएगा सबसे पहले आहार नाल की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है। सबसे पहले आहार नाल के अंदर आता है मुख गुहा, माउथ केविटी बच्चों, जिसके अंदर आपके आता है आपके सामने दांत आते हैं सबसे पहले, और एक आता है आपका जीभ आता है, और एक आती है लार। लेकिन जो लार होती है, जो स्लाइवा होती है, वो आपके पाचक ग्रंथियों में आती है। तो लार ग्रंथियां इधर आ जाएगी आपकी, बोलो सही है। ये कौन सी ग्रंथियां हो गई, लार ग्रंथियां। और ये जो लार ग्रंथियां होती है ये 3 प्रकार की आप सभी के सामने पूछी जाती है, याद रखना। सबसे पहली ग्रंथि आती है पैरोटिड, जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। दूसरी आती है सब मैंडिबुलर, जो कि आपके जबड़े के बीच में होती है, सब मैंडिबुलर। और एक होती है आपके सामने सब लिंगवल, जो आपकी जीभ के नीचे होती है बच्चों, इसका नाम होता है सब लिंगवल आप सभी को याद रखना है, जो आपके सामने रहेगी तीसरी वाली। समझ में आ गई मेरी बात, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है पैरोटिड। समझ में आ गई मेरी बात, तो ये क्या होगी बताओ आपके सामने, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, याद रख लीजिएगा। बोलो ये क्या है बताओ आपके सामने, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्लियर सभी को, यस। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर मुख गुहा के अंदर भोजन को कहा जाता है बोलस। क्या कहा जाता है बताओ, बोलस कहा जाता है। मुख गुहा के अंदर जब भोजन होता है तो उसको बोलस कहा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात, यस। उसके बाद भोजन जाता है आपके ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी के अंदर जाता है, और फिर भोजन जाता है आपके ग्रसिका के अंदर। और ग्रसनी के अंदर भोजन का कोई पाचन नहीं होता, और ना ही ग्रसिका में होता है। यहां पर कोई भी पाचन नहीं होता, अर्थात यहां पर भोजन का कोई भी डाइजेशन आपके यहां पर नहीं होता। ग्रसनी के अंदर बच्चों एक ढक्कन पाया जाता है, जिसका नाम होता है एपीग्लोटिस ढक्कन। और ये एपीग्लोटिस ढक्कन क्या करता है, तो भोजन नली और श्वास नली को अलग अलग करने का काम करता है। विंड पाइप एंड फूड पाइप को अलग अलग करने का काम बताओ कौन करता है, एपीग्लोटिस ढक्कन करता है, जो कि ग्रसनी में पाया जाता है। और ग्रसिका जो होती है, यहां पर भी कोई पाचन नहीं होता। याद रखना बच्चों, यहां पर केवल और केवल कृमानुकुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है, कृमानुकुंचन गति होती है, और उसके द्वारा भोजन सीधा हमारे पहुंचता है बच्चों, अमाशय के अंदर हमारा भोजन पहुंचता है, जिसे कहा जाता है स्टमक। जैसे ही स्टमक में भोजन आता है तो स्टमक में भोजन को हम कहते हैं काइम। क्या कहा जाता है बताओ, काइम कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। इस अमाशय के अंदर अपन बात करना चाहें आप सभी के सामने, तो यहां पर इसके 3 पार्ट होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वाला जो पार्ट आता है उसका नाम है कार्डियक, है ना बच्चों। दूसरा का नाम आता है फंडिक,
दूसरा पार्ट आता है फंडिक, और तीसरे का नाम होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक तीसरा वाला पार्ट होता है। याद रखना सभी विद्यार्थी, जितनी भी पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है, जितनी भी जो पाचक ग्रंथियां होती है, वो पाचक ग्रंथियां फंडिक भाग में पाई जाती है। पाचक ग्रंथियां बताओ कहां पर पाई जाती है? फंडिक भाग में पाई जाती है। और इन पाचक ग्रंथियों में 3 सेल आपको जरूर ध्यान रखनी है, जो पेपर के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपन बात करें, सबसे पहली का नाम होती है गॉबलेट सेल। सबसे पहली का नाम है गॉबलेट सेल, दूसरी का नाम होती है ऑक्जेंटिक सेल, दूसरी का नाम होती है ऑक्जेंटिक सेल, और तीसरी जो होती है उसका नाम होता है हमारे पास जाइमोजन सेल या फिर जाइमोजन, या फिर होती है चीफ सेल, इसी का नाम होता है चीफ सेल। 3 प्रकार की सेल यहां पर पाई जाती है। जो गोबलेट सेल होती है ये निकालती है बच्चों हमारे पास श्लेष्मा का सीक्रेशन करती है, अर्थात म्यूकस निकालने का काम करती है। ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो HCl अम्ल निकालती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालती है। और जाइमोजन क्या करती है? तो जाइमोजन सेल का काम क्या होता है, नोट कर लेना। जो जाइमोजन सेल होता है यहां पर 2 एंजाइम बनाती है। पहले का नाम है पेप्सिनोजन, कौन सा है बताओ? पेप्सिनोजन। और दूसरे का नाम होता है हमारे पास प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। ये 2 एंजाइम को बनाने का काम कौन करती है बताओ? जाइमोजन सेल करती है। ये दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं, जिनको सक्रिय करने के लिए HCl अम्ल को निकालने का काम कौन करती है? ऑक्जेंटिक सेल करती है। जैसे ही HCl अम्ल इन दोनों एंजाइमों में मिलता है तो ये दोनों एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। और जब ये सक्रिय होते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, जब ये सक्रिय होते हैं तो याद रखना, जैसे कि अपन बात करेंगे तो जो सक्रिय होने पर क्या होगा, जो पेप्सिनोजन होता है, जो पेप्सिनोजन होता है ये इसके अंदर जैसे ही HCl अम्ल जुड़ता है तो ये बदल जाता है पेप्सिन के अंदर। और ये पेप्सिन क्या करता है? तो ये कर देता है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। और अगर मैं यही बात करूं बच्चों हमारे पास प्रोरेनिन की, अगर मैं बात करूं प्रोरेनिन की, तो ये जो प्रोरेनिन होता है ना, ये इसके अंदर जैसे ही HCl अम्ल जुड़ता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जुड़ते ही बच्चों ये बदल जाता है रेनिन में। और ये रेनिन क्या करता है? तो ये करता है मां के दूध का पाचन। अर्थात जब बच्चा मां का दूध पीता है तो मां के दूध का जो पाचन करने वाला एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है बताओ? रेनिन होता है, जो मां के दूध का पाचन करता है। एक और होता है यहां पर जठर लाइपेज, एक एंजाइम और होता है जिसे बोला जाता है जठर लाइपेज, जो क्या करता है? वसा का आंशिक पाचन यहां पर करेगा बच्चों। वसा का क्या करता है बताओ? आंशिक पाचन यहां पर करेगा। तो याद रख लीजिएगा, वसा का आंशिक पाचन करने का काम करता है कहां पर बोलो? अमाशय के अंदर। अगर नहीं याद रहे तो अमाशय की एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, अमाशय से कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो अमाशय की अगर आपको एक एंजाइमों की ट्रिक मैं आप सभी को बता देता हूं, जैसे कि RLP, तो याद रखना राहुल लाजवाब पढ़ाते हैं, राहुल लाजवाब पढ़ाते हैं। तो R का मतलब आप नोट कर लीजिएगा रेनिन, जो कि मां के दूध का पाचन करता है। L का मतलब होता है लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करता है। और P का मतलब है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ये तीनों ही एंजाइम हमारे अमाशय से निकलते हैं, याद रखिएगा। और अमाशय से ही एक HCl अम्ल निकलता है, HCl अम्ल निकलता है। और इस HCl अम्ल से सुरक्षा कौन करती है? तो HCl अम्ल से सुरक्षा करने का काम बताओ कौन करती है? आपकी श्लेष्मा करती है। और इस श्लेष्मा का सीक्रेशन कौन करती है बताओ? गोबलेट सेल करती है। बोलो कौन सा करती है? गोबलेट सेल श्लेष्मा का सीक्रेशन करती है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में तेलीय पदार्थ खाने से यहां पर HCl अम्ल बढ़ जाता है। और HCl अम्ल बढ़ने के कारण प्यारे बच्चों पेट में हो जाती है एसिडिटी। और एसिडिटी को समाप्त करने के लिए एंटी एसिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में आपको खाना पड़ता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे कहते हैं MgOH2। ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि आपको खाने से पेट में एसिडिटी समाप्त हो जाती है। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, सारे पॉइंट्स को याद रखें। टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं हल्का सा स्पीड में भी चल रहा हूं, लेकिन आपको इतने कम समय के अंदर टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा। इसके देखो सारा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वो पॉइंट आपको बता दूंगा जहां से प्रश्न 95% यहां से पुट होते हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस टॉपिक को पढ़ के जाते तो आपका सवाल सही होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि एक अनुभव भी एक अलग चीज होती है। चलिए, अब भोजन जो होता है अमाशय से कौन सी आंत में प्रवेश करता है? तो बताओ कौन सी आंत में? छोटी आंत के अंदर आपका यहां पर प्रवेश कर चुका होता है।
भोजन अब आपका कौन सी आंत में प्रवेश करता है? छोटी आंत के अंदर आपका भोजन प्रवेश कर जाता है बच्चों। अब अगर अपन बात करें तो जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करता है तो अब इसका नाम होता है काइल। पहले हमने काइम बोला था, अब इसका नाम हो जाएगा काइल। काइल होता है। इस छोटी आंत के बच्चों यहां पर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले का नाम होता है यहां पर ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है आपका जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है आपका इलियम। 3 पार्ट यहां पर आते हैं आप सभी के सामने, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका इलियम। ये सबसे बड़ा होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ये क्या होता है बताओ? सबसे बड़ा भाग होता है, जिसको क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। इस छोटी आंत के अंदर जब भोजन प्रवेश करता है तो इस छोटी आंत के अंदर बच्चों 2 प्रकार के रस आकर के मिलते हैं, है ना। पहला रस होता है आपका पित्त रस बच्चों, जिसे बोलते बाइल जूस, पित्त रस कहा जाता है। और इस पित्त रस का जो निर्माण होता है, ध्यान से समझना बच्चों, इस पित्त रस की अगर मैं बात करूं निर्माण की, तो इस पित्त रस का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? तो ध्यान रखना, लीवर करता है। और इस पित्त रस का अगर मैं बोलूं भंडारण कौन करता है, तो इस पित्त रस का जो भंडारण करने वाला होता है वो आपका पित्ताशय होता है, याद रख लीजिएगा। और जो पित्त रस होता है ना, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम, नो एंजाइम, कोई एंजाइम इसके अंदर नहीं होता। तो गुरुजी फिर ये करता क्या है? तो ये करता है बच्चों पाइसीकरण का कार्य करता है। बोलो किसका काम करता है? पाइसीकरण का कार्य करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है बताओ? पाइशीकरण कहलाता है। तो प से पित्तरस और प से पाइशीकरण करने का काम बताओ कौन करता है? आपका पित्तरस करता है, जिसका निर्माण कहां पर होता है? लीवर में होता है। इसके अंदर एक रस आकर के और मिलता है और उस रस का नाम होता है अग्नाशयी रस बच्चों। कौन सा रस होता है? अग्नाशयी रस होता है, जो आपको ध्यान रखना है। अग्नाशयी रस की बात करें तो यह एक प्रकार का पूर्ण पाचक रस होता है। इसमें सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं बच्चों, ये सबका पाचन कर देता है, इसलिए इसे बोलते हैं, हम बोलो कौन सा एंजाइम बोलो? इसे बोलते हैं शक्तिशाली रस, इसे कहा जाता है। इसमें सब एंजाइम निकलेंगे, लैक्टेज, माल्टेज, पेप्टेज, सारे निकलेंगे, सारे एंजाइम, कुछ भी नहीं आए ना, समझना वो अग्नाशय से निकल रहा है। तो अग्नाशय में 3 एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बड़े ही बताओ क्या है? महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको ट्रिक याद रखनी, लात, लात, लात याद रख लीजिएगा। एल का मतलब है आपके सामने लाइपेज, जो कि आपके सामने वसा का पाचन करेगा। फिर ए का मतलब होता है एमाइलेज, जो कि आप सभी के सामने कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और टी मतलब होता है ट्रिप्सिन, जो कि आप सभी के सामने किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखना ये क्या करता है बताओ? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करने वाला ट्रिप्सिन होता है, जो कि आपके अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशयी रस। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भोजन आता है छोटी आंत में तो 2 रस आकर के मिलते हैं। एक रस का नाम होता है पित्तरस और एक रस का नाम होता है आपका अग्नाशयी रस। ध्यान रखना बच्चों, भोजन का अंतिम पाचन और भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में। क्यों? क्योंकि छोटी आंत के अंदर अग्नाशयी रस आकर के मिल जाता है और अग्नाशयी रस सबका पाचन कर देता है। इसी वजह से ध्यान रखना, सबसे अंतिम पाचन कहां पर होता है? तो आपको याद रखना है छोटी आंत के अंदर होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, सबसे अंतिम पाचन, सवाल यहीं से आएंगे बच्चों। सबसे अगर बोले अंतिम पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में। सर्वाधिक भोजन का अवशोषण, सवाल आ जाए, सर्वाधिक भोजन का अवशोषण, सर्वाधिक भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? तो वो भी आप बता दीजिएगा, छोटी आंत में होता है। और सबसे ज्यादा भोजन का पाचन, सर्वाधिक भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, और सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण या भोजन का पाचन, सबसे ज्यादा भोजन का पाचन जो होता है वो भी कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में होता है। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत, अंतिम पाचन छोटी आंत, सबसे अधिक भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंदर होता है, क्योंकि इसमें 2 रस आकर के मिलते हैं। फिर जो भोजन होता है छोटी आंत के बाद वो प्रवेश कर जाता है आपकी बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत लीवर के लीवर आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं कि लीवर का ऑलरेडी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। लीवर का मैंने कंप्लीट 15 मिनट डाल रखा है, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक है। बड़ी आंत, और बड़ी आंत की अपन बात करें यहां पर, तो बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों। पहले का नाम होता है सिक्कम, पहले का नाम होता है आपका सिक्कम,
दूसरे का नाम होता है आपका कोलम, सिक्कम, कोलम, और एक होता है बच्चों आपके सामने रेक्टम। तो 3 पार्ट आप सभी को ध्यान रखने हैं। और इस बड़ी आंत के अंदर बच्चों जल के बारे में बात होती है, तो जल का अवशोषण यहां पर होता है बड़ी आंत के अंदर। यहां पर भोजन की बात नहीं होती, यहां पर जल की बात होती है। तो जल का अवशोषण बताओ कहां पर होता है? भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, और जल का अवशोषण कहां पर होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। जब बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण हो जाता है तो भोजन फिर आपके आता है मलाशय के अंदर, और मलाशय के बाद जस्ट बाद बच्चों गुदा द्वारा भोजन कहां आ जाता है? बताओ, गुदा द्वारा भोजन बाहर आ जाता है। इस प्रकार आपका कंप्लीट पाचन होता है। तो सबसे पहले हमने जो यहां पर बात करी आप सभी के सामने, पूरा एकदम स्लाइड बाय स्लाइड आप सभी के सामने बताया हमने कि सबसे पहले आपके मुख गुहा आता है, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा द्वारा शरीर से भोजन क्या आ जाता है? बताओ, बाहर आ जाता है। अब हम यहां पर छोटी सी बात कर लेते हैं दांत के बारे में, उसके बाद आपका कंप्लीट मैंने आप सभी को बता दिया। यहां पर लार ग्रंथियों के अलावा लीवर आता है, लेकिन लीवर का मैं 15 मिनट ऑलरेडी बना चुका हूं आप सभी के सामने। तो अब अपन दांत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। सबसे पहले अपन दांत के बारे में डिस्कस करते हैं कि दांत के बारे में क्या होता है। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, दांत की बात करें तो जो दांत होता है वो कुछ इस प्रकार आप सभी के सामने है, जो आप सभी बताते भी हैं और आपको याद भी रखना है। सबसे पहले अगर मैं दांत की बात करूं तो सबसे इसकी जो बाहरी परत होती है, जो इसकी दांत की जो बाहरी परत होती है बच्चों, उस बाहरी परत को बोला जाता है इनेमल, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इनेमल होता है बच्चों, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। फिर उसके बाद ये अंदर की पार्ट आता है, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसको बोला जाता है डेंटिन। इसे क्या कहा जाता है? बताओ, डेंटिन कहा जाता है, जो कि दांत में सबसे ज्यादा होता है। दांत में सबसे ज्यादा पार्ट डेंटिन होता है। बाहर वाली परत को क्या बोला जाता है? इनेमल, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और फिर इसके बाद इसके अंदर बच्चों आपके सामने ये यहाँ पर रूट कैनाल पाई जाती है, क्योंकि रूट होती है यहाँ पे, रूट्स हो जाती है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जाती है, नर्व वगैरह पाई जाती है, ताकि जब भी आप कोई पानी पीते हैं, गर्म ठंडा पानी पीते हैं, तो उस जानकारी को आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारे दांत ही करते हैं। और दांत बच्चों आपके 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, दांत 4 प्रकार के, इधर लिखता हूं इनके कार्य, और इधर लिखता हूं बच्चों इनकी, अपन बात करेंगे इनकी, बोलो क्या, संख्या के बारे में। संख्या अपन 2 तरीकों से देखेंगे। सबसे पहला अगर अपन बात करें दांतों के प्रकार की, तो सबसे पहला दांत जो होता है उसका नाम है इनसाइजर। बोलो कौन सा? बताओ, इनसाइजर है। दूसरे दांत का नाम है कैनाइन, कैनाइन है। तीसरा दांत होता है उसका नाम है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और चौथा दांत होता है आपका मोलर। जो आप सबसे पहले हंसते हैं तो ये इनसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। 4 प्रकार के दांत हो गए। अब ध्यान से समझना, काम क्या है बच्चों? इसका काम होता है काटना आगे वालों का, इसका काम होता है चीरना फाड़ना, चीरना और फाड़ना इसका काम होता है। और इन दोनों का काम होता है बच्चों आपके सामने चबाना। बोलो क्या होता है? चबाना इनका काम होता है। लास्ट वाला जो आपका थर्ड मोलर दांत होता है, जो आपका थर्ड मोलर दांत होता है, इसको बोला जाता है अक्कल दांत। जो आप बोलते हो ना अक्कल दांत, अक्कल दांत, तो थर्ड मोलर दांत को ही हम क्या कहते हैं? बताओ, अक्कल दांत कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जिसका कोई काम नहीं है। संख्या निकालने के लिए डेंटल फॉर्मूला बनाया गया है प्यारे बच्चों, जिसमें अपन बात करेंगे संख्या निकालने का लिए एक डेंटल फॉर्मूला बनाया गया है, जो अलग अलग है ना। दंत सूत्र बनाया गया है जो कि अलग अलग है। जैसे कि वयस्क में होता है अलग और बच्चों में होता है अलग, ठीक है। वयस्क की बात करें तो यहां पर होता है 21-23 बटा 21-23 इंटू 2, और बच्चों में होता है 2102 बटा 2102 इंटू 2। गुरुजी इसका मतलब क्या है आप समझ जाएंगे अभी, ध्यान से समझो। ये सबसे पहले इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और लास्ट वाला मोलर। देखो इस लाइन के ऊपर वाला ऊपरी जबड़ा, नीचे वाला निचला जबड़ा, और उसको डबल से गुणा करना है, आधे इधर आधे इधर। तो देखो पहले इंसाइजर देखते हैं एडल्ट में, 2 ऊपर 2 नीचे, 4, 4 दूनी 8। तो पहले इंसाइजर 8। एडल्ट की बात कर रहा हूं, 1 ऊपर 1 नीचे 2, 2 दूनी 4, 2 ऊपर 2 नीचे 4, 4 दूनी 8, 3 ऊपर 3 नीचे 6, 6 दूनी 12। अब आप देख लीजिएगा 12 और 8 32, सॉरी 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32। तो दांत जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? बताओ यहाँ पे 32 हो जाएंगे। और अगर बच्चों में बात करूं तो बच्चों में आप निकाल सकते हैं आराम से, 2 ऊपर 2 नीचे कितने हो गए? 4, 4 दूनी कितने हो गए? बताओ 8। दूसरे बोलो 1 ऊपर 1 नीचे 2, और 2 दूनी कितने हो गए? 4। 0 ऊपर 0 नीचे 0, 0 को 2 से गुणा किया तो 0, और 2 ऊपर 2 नीचे 4, 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो याद रखना बच्चों, 8 और 4 12,
8 8 8 16 16 4 कितने हो गए बताओ, 20 हो गए। तो याद रखना बच्चों, अभी एडल्ट में 32 दांत होते हैं और बच्चों में 20 दांत होते हैं, मतलब 12 दांत ऐसे होते हैं जो जिंदगी में केवल अपन बात करेंगे तो एक बार ही आते हैं। 12 दांत ऐसे होते हैं जो जिंदगी में एक बार आते हैं, याद रखना। क्योंकि 32 दांत अभी मेरे अंदर 32 है, बचपने के अंदर 20 थे, तो वो जो 12 दांत है वो 12 दांत जिंदगी में केवल कितनी बार आते हैं, एक बार आते हैं। कितने दांत बताओ, 12 दांत। तो इस तरीके से हमने एक रैपिड फायर के तौर पे हमने पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये पाचन तंत्र का 50 मिनट शो बहुत अच्छा लगा होगा। हो सकता है 15 मिनट से ऊपर चला गया हो, लेकिन आपको मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अगला 15 मिनट शो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।